प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट में हम ये डिस्कस कर रहे थे। अनरेस्ट लास्ट क्लास में भी मैं लिखा, दिखाई दे रहा? हेलो सर दिखाई दे रहा है सर। क्या लिखा है? सर लिखा है Problems सर, of students. स्टूडेंट अनरेस्ट, Problems of student स्टेट ऑफ स्टैटिफिकेशन। ए स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिस्टर्बेंस एंड एजिटेशन, इसको कहता है अनरेस्ट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स अनरेस्ट। स्टूडेंट्स अनरेस्ट, स्टूडेंट्स अनरेस्ट क्या है? indiscipline among students, indiscipline among students। ये अनरेस्ट जो है ये आपका सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं, इट इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। अनरेस्ट जो है सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिक अनरेस्ट, ये सब इसमें आता है। इट इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या आता है? अनरेस्ट में क्या क्या आता है? एजिटेशन। क्यों एजिटेशन होता है? जब डिससेटिस्फैक्शन रहता है तब एजिटेशन होता है। स्ट्राइक्स होता है, स्टूडेंट स्ट्राइक्स, बाइकॉटिंग द क्लासेस, ये सब इसमें आता है, राइट। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट। ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में बताया था, फिर भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। कॉजेस ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट। अजहर अलम दिखाई दे रहा? यस सर। यस सर, दिख रहा। देखिए, एक जो है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, मैं इसके बारे में तफसील से डिस्कस किया था। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस रहता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम रहता है ना, इनपुट आउटपुट। इनपुट कीबोर्ड माउस इनपुट है, प्रोसेस होता है सीपीयू में, फिर आउटपुट रिजल्ट दिया जाता है। इसी तरह सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में भी इनपुट स्टूडेंट्स, आउटपुट प्रोडक्ट रिजल्ट एंड प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें इस सिस्टम में डिफेक्टिव है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पहले होता है, एक यूनिवर्सिटी में बाद में होता है। एक यूनिवर्सिटी रिजल्ट लेट से डिक्लेयर करता है, तब तक एडमिशन होता है। एडमिशन दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंप्लीट होता है।
फिर आप एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस कंडक्ट करने में भी दिक्कत है, रिजर्वेशन में दिक्कत है, एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत है। ओके, रिजर्वेशन, नॉन रिजर्वेशन, लोकल, नॉन लोकल, ये सब बच्चों का एंट्रेंस एडमिशन्स में भी प्रॉब्लम है। फिर एडमिशन होने के बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी लैक ऑफ टीचर्स है। ओके, फिर टीचर्स को इंटरेस्ट नहीं रहता है, वही पुराना मेथड्स को फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं, बच्चों को जो चाहिए वो नहीं करते हैं, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। और टीचर जो है, बहुत सारे टीचर यूनियंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इससे जो है ना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से बच्चों को जो है डिससेटिस्फैक्शन होता है। ओके, ये सब जो है ना एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर सब जो सही तरीके से एडमिशन से लेकर जो एग्जामिनेशन तक सब सही चलता है तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके, एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक जो है बीच में अगर जो भी प्रॉब्लम आएगा तब जो बच्चा क्या होगा, अनरेस्ट में चले जाएंगे। ये डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। इसीलिए सब दूर करने के लिए क्या कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले आ रहा है। समझ रहे हैं ना? इस साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया था, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कम्स अंडर वन अम्ब्रेला। एक छत के अंदर आएंगे सब। अपना मानू का और बीएचयू का, इसका उसका अलग अलग एंट्रेंस नहीं रहेगा। हो सकता है ये उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए अलग से हो सकता है, मगर बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये सब जो है अपना अपना टाइम से, अपना हिसाब से जो एंट्रेंस कंडक्ट करना, एडमिशन ले लेना, फिर बच्चों की बहुत सारा दिक्कत होगा। एडमिशन आगे पीछे होने वजह से प्रॉब्लम होगा। उस प्रॉब्लम बच्चों का जो है, बच्चों के इनडिसिप्लिन डेवलप होगा। ये है नंबर 1 डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर। डिफेक्टिव सिस्टम में ये भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, जो है ना सिर्फ एग्जामिनेशन में पास करना है, एग्जामिनेशन में पास करना है सिर्फ। इसमें जो भी एजुकेशन में जो भी सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आप लोग जो वैल्यूज डेवलप करना, जो आप नॉलेज सीख लेता है उसको अप्लाई करना, अच्छा जिंदगी जीना, वो सब छोड़ के सिर्फ एग्जामिनेशन में पास करना है। एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा हो गया है, एक जो है ना सर्टिफिकेट सेल काउंटर की जैसा बन गया है। ओके, आप उसमें क्या सीख लिया है, कैसा यूज है, ये सब छोड़ के सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। ये भी एक डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट, एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर। एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन। देखिए, एमलेस लाइफ में बच्चा ऐसा रहता है ना, बच्चों को कुछ एम नहीं रहता है, हम मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये सब नहीं रहता। बच्चा क्या कर लेता है, बीएड एडमिशन लेता है, टीचर बनने के लिए आता है। बीएड में अब बीएड करने के बाद फिर क्या क्या करता है, होटल मैनेजमेंट करता है। होटल मैनेजमेंट के बाद लॉ में एडमिशन ले लेता है, ओरिजेंटल डिग्रीज ले लेता है। इनका एम कुछ नहीं रहता, मैं आगे क्या करूं, ओके, किस प्रोफेशन में सेटल हो जाऊं, ये कुछ नहीं रहता है, कुछ एम नहीं रहता है। ये कोर्स में एडमिशन मिला उसमें चले जाओ, इसमें मिला उसमें चले जाओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल कैसा, बीएससी, एमएससी, बीईडी, एमईडी, इस तरह वर्टिकल होना चाहिए। बीए किए, बीकॉम किया, बीकॉम किए, बीएससी किए, क्या फायदा है, हॉरिजॉन्टल कोर्स करने में क्या फायदा है। ओके, जिसमें मास्टर होना उसमें एडमिशन ले लेना है। फिर बहुत सारे डिग्रीज हासिल करके अब क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिग्रीज बेकार है। एमलेस सर लाइफ। सर बीएड करके भी सर होटल मैनेजमेंट करता है क्या? करता है बच्चा, आपको पता नहीं है? सर मुझे तो नहीं पता, ये तो सर काफी नाइंसाफी है सर। हाँ? होटल मैनेजमेंट ये में तो अच्छा गलत कमा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में अच्छा कमा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं बोल के बच्चे लोग करते हैं। अगर बीएड में जी, टीचर, हाँ कोई डिस्करेज कर दिया सर उसको तो इसलिए कर लेता होगा कि मतलब प्रोफेशनल में आ जाओ पैसा कमाने के लिए। हाँ,
मगर आपको एक पहले फिक्स करना है, गोल फिक्स करना, आप किस प्रोफेशन में जाना उस तरह कोर्सेज करना है। अभी सोहेल पूछ रहा था सर मेरा हिंदी एक मेथड है, मैथमेटिक्स मेथड है, फिर पीजी में क्या करूं? हिंदी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और एम कम नहीं कर सकते, रिलेटेड नहीं है। जो रिलेटेड होना चाहिए, डिग्रीज मस्ट बी वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, इस तरह। फिर अनसर्टेन फ्यूचर से क्या होता है, इसमें बहुत सारे डिग्रीज करने के बाद, किसमें भी मास्टर नहीं है। फिर अनसर्टेन फ्यूचर, किस फील्ड में जाएंगे? होटल मैनेजमेंट जाएंगे, टीचिंग फील्ड में जाएंगे, लॉ फील्ड में जाएंगे, किसमें भी मास्टर नहीं है, सब बैचलर डिग्री है, वो भी 40% 50%। क्या करेंगे? ये भी एक रीजन है कि आप फिक्स करना है मैं टीचर बनूंगा, टीचर कोर्स जो भी है उसका रिलेटेड कोर्सेज करना है। एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेन फ्यूचर से क्या होता है, फ्यूचर क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ क्या है, रिटायरमेंट के बाद भी सोचना है। पूरा सर्विस आप जवान में रहता है तब पूरा सर्विस देते हैं, सर्विस होने के बाद क्या कर सकते हैं ये भी देखना है, उस तरह कोर्सेस करना है, उस तरह कोर्सेस सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल देश का जो बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारा डिग्री लेकर बाहर आता है, क्या करेंगे डिग्री से, और नंबर है, इतना ग्रेजुएट्स है, इतना पोस्ट ग्रेजुएट्स है, मगर स्किल नहीं है, क्वालिटी नहीं है। इससे भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के बच्चे स्ट्राइक कर लेता है, बाइकआउट कर लेता है। ये भी एक रीजन है स्टूडेंट अनरेस्ट के लिए। फिर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, ये भी हम डिस्कस किए, इकोनॉमिक। और बता सकते हैं साकिब जमाल इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्या है? जी, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में सर फाइनेंशियल इशू हो सकता है, जैसे कि फी का हाइक हो जाना अचानक से। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ये क्या बोलते हैं, दिल्ली के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी है, उसका फी अचानक से बढ़ गया है। ये सब प्रॉब्लम कर सकता है बच्चे को आगे बढ़ने में। बहुत सारा लोग फी जमा नहीं कर सकते हैं, हाई फी। मैं एक लाइन में बताऊं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव। जी सर, यही। इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाद स्टैटिस्टिक्स बता रहा है 75 to 80% स्टूडेंट्स आर इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंडिया में। इंडिया बाकी 30% गवर्नमेंट में है। सब लोग प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि फीस ज्यादा है। प्राइवेट में मेडिकल कोर्स करना कितना होगा? प्राइवेट, सपोज मान लीजिए आपका बीएड कोर्स कितना में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स कितना फी भरते हैं? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएड में सर 20,000 रुपये है सर, और 20,000। स्टेट में सर 1.5 लाख 2 लाख चले जाता है। हाँ देखो, एक्सपेंसिव हो गया ना, सर एक्सपेंसिव हो गया है। एक्सपेंसिव जब, डिस्टेंस कोर्स का सर अभी 50,000 बता रहा है, हाँ एक देखिए, सिंपल सा पीजी का। हाँ इस तरह प्रॉब्लम आता है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव, आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं। देखो ना, मैंने और एक एग्जांपल, एजुकेशन और हेल्थ, हेल्थ ले लीजिए। आज कोरोना कोविड सिचुएशन में आप प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं जा सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी नहीं जा सकते हैं, है ना? इस तरह एजुकेशन सिस्टम में भी है, प्राइवेट है और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की भी नहीं जा सकते, प्राइवेट की भी नहीं जा सकते हैं। गवर्नमेंट में क्वालिटी नहीं है, प्राइवेट में उतना फीस नहीं भर सकते हैं। ये इकोनॉमिक डिफी, इसी वजह से भी बच्चा के अंदर अनरेस्ट फायदा होगा। नेक्स्ट, एक्सेसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्सेसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए 1:40 होना चाहिए। एक टीचर के लिए 40 स्टूडेंट्स को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। अगर
50-60 रहता है, तब जो है बच्चों को क्लास मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, ये क्या है डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स? सर वही सर ओल्ड ओल्ड मेथड नहीं कर रहा है। ओल्ड मेथड ही सही सही करना सर। ओल्ड हाँ? मेथड कोई हाँ ओल्ड साइंस है तो साइंस को लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हाँ, बस बस टीचर्स आर अलग नॉट अलग एट टॉपिक ऑल को अलग अलग मेथड से इंटरेस्टेड, पढ़ा सकते हैं सर। not at all आपने interested in using of innovative methods of teaching. They are comfort at they are comfort in lecture method. ओके, तो लेक्चर मेथड से कंफर्ट है, हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, कंप्यूटर क्या है, आईसीटी क्या है, इनोवेटिव क्या है, वही पुराना मेथड्स यूज करते हैं, उससे भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अनसुटेबल टीचर्स। अनसुटेबल टीचर्स क्या है? ये अनसुटेबल टीचर्स सर्टिफिकेट लाओ, सर नौकरी पाओगे। अनट्रेंड टीचर जो अनट्रेंड होता ना सर, विदाउट बीएड अनट्रेंड। हाँ, सर अनट्रेंड। बिहार क्यों में ऐसा है ही ये? हुआ। प्राइवेट होने के बाद क्या करेंगे वो लोग? पैसा बचाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए अनट्रेंड वाले को रिक्रूट करेंगे, अनट्रेंड से पढ़ाई होगा। फिर नॉट इंटरेस्ट रहता है वो लोग, क्योंकि कम सैलरी दिया जाता है, कम सैलरी नहीं दिया जाता है, इसीलिए इन लोगों को टीचिंग करना इंटरेस्ट नहीं रहता है, और दे माइट एंगेज विथ अदर एक्टिविटीज। अनसुटेबल टीचर्स हैं। जब जब आप जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं सैलरी से, इनका रिक्वायरमेंट क्या है? सैलरी है। अब सही सैलरी नहीं दे पाते हैं, तब अनट्रेंड को रिक्रूट करते हैं। अगर ट्रेंड भी है और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी है, फिर भी उस तरह टीचर्स को इंटरेस्ट नहीं पढ़ाने के लिए, not interested in the teaching. They might engage with other petty politics. टीचर्स जो टीचर एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग छोड़ के, इस तरह ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स यूनियन। स्टूडेंट्स यूनियन होना है, मगर स्टूडेंट यूनियन किसके लिए फाइट करना है? अच्छाई के लिए सर, हाँ? स्टूडेंट स्टूडेंट अच्छाई राइट के लिए, स्टूडेंट राइट के लिए, रीजनेबल राइट के लिए, स्टूडेंट हक के लिए फाइट करना है, उसके लिए स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। और जेन्यून रीजन रहता है, स्टूडेंट का जेन्यून रीजन रहता है, फीस जो अचानक बढ़ दिया है और एग्जाम्स करीब हो गया है, ये जेन्यून रीजन है, उसके लिए स्टूडेंट अकेला नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट अकेला स्ट्राइक नहीं कर सकते, स्टूडेंट यूनियन से जो जेन्यून रीजन को सॉल्व करने के लिए फाइट कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूनियन वो जेन्यून रीजन को छोड़ के बाकी प्रिटी पॉलिटिक्स करता है, इससे बच्चा इनडिसिप्लिन होगा। इसलिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स इलेक्शंस को खत्म कर दिया गया है। मालूम है स्टूडेंट्स यूनियन है ना, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होता है हर साल। ये भी एक अननेसेसरी, इसमें पार्टिसिपेट होकर स्टूडेंट्स यूनियन क्या कर लेता है? इनडिसिप्लिन डेवलप करता है, छोटा मोटा जो है ना ये लेकर स्ट्राइक करते हुए, क्लास बाइकआउट करते हुए कर लेता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और हम ये डिस्कस किए इर्रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। इर्रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है,
किस तरह एजुकेशन दे सकते हैं, क्या पढ़ रहा है। ये भी एक रीज़न है। आजकल जो है ना दोनों जॉब करते हैं, बच्चा अपना काम अपना अपना गेम अपना मोबाइल में खेल लेता है। बच्चों को चुप रखने के लिए पेरेंट्स खुद मोबाइल ले रहा है। आजकल तो मोबाइल कंपलसरी हो गया है ऑनलाइन के लिए। रेस्पॉन्सिबल इररेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स से भी स्टूडेंट्स अनरेस्ट के एक रीजन है। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस किए लैक ऑफ को-करिकुलर एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। दिखाई दे रहा? जी सर दिख रहा है। लैक ऑफ को-करिकुलर एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस किए, फिर भी पॉइंट वाइज हम लिख रहा है। क्रिएटिव एक्टिविटीज सिर्फ हम क्या फोकस कर रहा है, करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस कर रहा है, सिलेबस कंप्लीट करना। को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है? आप लोग एक जो प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा को करिकुलर रिलेटेड टू करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें क्या क्या आता? कल्चरल एक्टिविटीज आता, कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, एस्थेटिक, इसमें ड्रामा, सिंगिंग, ओके, पेंटिंग, ये सब एस्थेटिक। फिर लिटरेरी एक्टिविटीज में क्विज, एसे राइटिंग कंपटीशन, लिटरेरी एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सब करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चा जो है ना फ्री रहता है, बहुत सारा सीख सकते हैं। उससे बच्चा जो है ना अपना करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ जो है मोल्ड कर सकते हैं। ये लैकिंग है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज को लीस्ट इम्पोर्टेंस दिया गया है। सिर्फ सुबह से शाम तक करिकुलर एक्टिविटीज में ही फोकस कर रहा है, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट जो है डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम सिर्फ जो है ना एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, एग्जामिनेशन अलग से नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कोर्स। एग्जामिनेशन सिर्फ जो है ना कॉग्निटिव डोमेन को चेक नहीं करना है, इसमें बहुत सारा अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन का भी, उसमें स्किल का, फिर एटीट्यूड का, इंटरेस्ट का भी चेक करना है। सिर्फ रिकॉल, रिकॉग्नाइज, इसी की जो है ना कॉग्निटिव डोमेन को फोकस कर रहा है। और एग्जामिनेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, जो भी सिलेबस आप डिस्कस करते, पूरा सिलेबस उस एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पूरा रिफ्लेक्ट करने के लिए उसी तरह एग्जामिनेशन पेपर, क्वेश्चन पेपर तैयार करना चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसी की कवर करते हुए एग्जामिनेशन पेपर तैयार हो रहा है, बच्चा भी उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट को छोड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा कमांडिंग नहीं रहता है, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चा पढ़ रहा है, सब्जेक्ट एनहांस करने के लिए नहीं पढ़ रहा है, सब्जेक्ट में ग्रिप लाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, कंटिन्यूटी के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए कर रहा है। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखा जाए वही रिपीटेड क्वेश्चंस है। 2 साल का
4 पेपर देखने के बाद आप खुद एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस। इसीलिए बच्चा ज्यादा क्या कर लेता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट कर लेके वो जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार हो रहा है उसी के ऊपर तैयार होकर उसमें परफॉर्म करके अच्छा मार्क हासिल कर लेता है। सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए यूज होगा, सब्जेक्ट में ग्रिप नहीं आता, जो कॉम्पिटेटिव में चले जाएंगे उसमें फेल होता है। समझ रहे हैं ना, डिग्री पास होगा, डिग्री अच्छा परसेंटेज से पास होगा, मगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फेल होगा। क्यों होगा? आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहा है, एक हफ्ता दो हफ्ता के पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सामने रख के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार आ रहा है उसी की तैयार करके फिर अब अच्छा मार्क्स हासिल किए हैं। ये भी एक स्टूडेंट अनरेस्ट में एक कॉज है, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। ओके, हेलो, यस सर, सुन रहे सर। ओके, ये अनरेस्ट स्टूडेंट स्टेट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, स्टूडेंट अनरेस्ट, इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज का नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। उससे बच्चे एजिटेशन, स्ट्राइक करते हैं, बाइक काट कर लेता है। स्टूडेंट अनरेस्ट के लिए कॉजेस क्या है ये हम डिस्कस किए हैं। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एमलेस लाइफ एंड अनसर्टेन फ्यूचर, economic difficulties, excessive number of students in the class, defective teaching methods, unsuitable teachers, students union, irresponsible parents, lack of co-curricular activities and creative activities, a defective examination system। फिर इसके साथ साथ सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट क्या है? अनरेस्ट मतलब डिससैटिस्फैक्शन। सोशल अनरेस्ट सोशल इनइक्वालिटी। कास्ट वगैरह आ जाएगा सर इसमें। हाँ, देखिए ना, अंबेडकर जयंती में अजहर आलम ने बोला है ये इनइक्वालिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इनका हर जगह में एजुकेशन हासिल करने में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया गया है। सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का है, सोशली इनइक्वालिटी है, जी सर। सोशली इनइक्वालिटी, करप्शन, हाई टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इक्विटी, इक्वालिटी। इक्विटी मतलब इक्विटी इक्वालिटी का क्या अंतर है? इक्विटी इक्वालिटी सर इक्वलिटी मतलब होता है सर सबको एक बराबर। प्लेटफॉर्म पे सर, सबको एक सर प्लेटफॉर्म पे लाना इक्विटी हुआ सर, और हाँ, सबको बराबर की निगाह से देखना इक्वलिटी हुआ। इक्विटी इक्विटी। जो है ये शेयर है, आपको जितना आना उतना आता है, ये आपका इक्विटी मतलब शेयर। आपको कितना पोर्शन आना था, कितना परसेंटेज आना था, वो परसेंटेज देना है इक्विटी। इक्वालिटी बराबर देखना, ट्रीटमेंट। इक्वालिटी जो है ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं ना? इक्विटी मतलब आपका पोर्शन जो भी आना है। सोशल इनइक्वालिटी है, करप्शन है, हाई टैक्सेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी वजह से सोशल अनरेस्ट हो रहा है। दीज आर द कॉजेस फॉर सोशल अनरेस्ट। सर इसमें क्या कर इक्विटी लेता है? इनएडिक्वेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ,
गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो जितना चाहिए पैसा उतना खर्च नहीं कर रहा है। हेल्थ में, एजुकेशन में जो स्टेट को जितना देना था उतना नहीं दे रहा है, उस रेशियो से प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर लेता है, CGST, SGST, स्टेट से जो है ना टैक्स कलेक्ट कर लेता है। स्टेट्स को जितना जो पोर्शन देना है, जितना इक्विटी देना है, उतना नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है, तब जो है सोशल अनरेस्ट होगा। सर कहने का मतलब सर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सर नहीं देना सर, ये इक्विटी आएगा ना सर, इक्विटी के अंदर हाँ? मतलब सर, मतलब इक्विटी सर मतलब देखिए आपका कंफ्यूज हो गया सर, एक बार बताइए। एक बिजनेस कर रहा है, आपका शेयर जो है 30% है, मेरा जी शेयर जो है 70% है। जो प्रॉफिट आता है आप कितना परसेंटेज में देना, आप 50-50 तो नहीं दे सकते हैं ना। जी जी आपको कितना देना, कितना शेयर है आपका, 30% शेयर है, उसी हिसाब से देना है। देखिए रिजर्वेशन है ना, इसमें SC 7% है, ST 8% है, OBC, हाँ, OBC कितना परसेंटेज है, मान लीजिए 10% है। इस तरह जो इक्विटी रेशियो उसी हिसाब से। और इसमें भी अगर देखिए 7 सीट्स देना है, 7 सीट्स नहीं दिया तब जो है अनरेस्ट होगा, सोशल अनरेस्ट। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, वो हम लोग फुलफिल करना है। अगर ये नहीं होता है तब जो है एजिटेशन होगा, स्ट्राइक होगा। ये सोशल इनइक्वालिटी में आता है। तो करप्शन भी आपका काम जो करना है, जो इनका ड्यूटी है करना, अगर पैसा लेते हुए करता है तब करप्शन में आता है, तब भी एजिटेशन होता है। फिर आई टैक्सेस कलेक्ट कर लेता है, ये भी एक सोशल अनरेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सोशल अनरेस्ट जब होगा ना, राइट्स होता है, राइट, RIOT, राइट। राइट आप जानते हैं ना, large group of people behaves a violent and uncontrolled way, सर लड़ाई झगड़ा हो जाना सर। मास सिविल ओबीडियंस। आप देखा होगा इसमें राजस्थान में गुज्जर का एजुकेशन। हाँ सर ये कैटेगरी में है हाँ, सर, दो तरह का, ओबीसी में दो तरह का क्या है सर, क्रीमी और नॉन क्रीमी, क्या होता है सर? क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्या होता है सर? देखिए अढ़ाई लाख से ऊपर वाला देखो non-creamy। मैं बताता हूँ, OBC है, मैं OBC हूँ, मेरा को OBC रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन मैं आ सकता हूँ। और मेरा नेक्स्ट जनरेशन जो है, मेरा बेटा बेटियां जो है OBC रिजर्वेशन में नहीं आ सकते हैं। मैं जो है नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ, आई कम अंडर नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर। और मेरा इनकम ज्यादा रहता है, इसीलिए मेरा नेक्स्ट जनरेशन जो है OBC क्रीमी लेयर में आएंगे, जिनका सैलरी जो इनकम एनुअली मतलब सर 1 लाख से ज्यादा रहेगा। अरे आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो नॉन क्रीमी में मिलता है, क्रीमी में नहीं मिलता है। वो हाँ? फाइनेंस पर इनकम पर डिपेंड है। इनकम से डिपेंड होता है। 2.5 लाख से नीचे जिसका इनकम है ना, उसको नॉन क्रीमी लेयर माना जाता है। हाँ, उसके ऊपर वाले को क्रीमी लेयर रहता है। ये एक आपका एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम से डिपेंड करता है। ओके, देखिए सोशल अनरेस्ट में अगर इस तरह रहता है अपना राइट्स के लिए, अपना इक्वालिटी के लिए जो एजिटेशन करता है उसको कहा जाता है राइट्स। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बिहेव्स ए वायलेंट। देखिए इस तरह फार्मर्स किए रिसेंटली, फिर गुज्जर लोग किए राजस्थान का, गुजरात का, उनका रिजर्वेशन के लिए। समझ रहा है? जी सर। अनकंट्रोल में प्रोटेस्ट करना राइट है, मगर वो अच्छा नहीं है। सोशल अनरेस्ट के लिए, अपना हक के लिए जो फाइट कर रहा है,
लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल वायलेंट बिहेव करता है, वो सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। कैसा कर सकते हैं? जो गांधी जी किया ना, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस में पीसफुल प्रोटेस्टिंग कर सकते हैं, नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। एक जो है राइट जो है वायलेंट है, ये वायलेंट है, अनकंट्रोल्ड वे, अनकंट्रोल्ड वे। अब पुलिस फोर्स को जो अलर्ट करना होता है, राइट्स को कंट्रोल करने के लिए वायलेंट में होता है। नेक्स्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्टिंग, पीसफुल प्रोटेस्टिंग और नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, ये सोशल अनरेस्ट में आता है। सोशल अनरेस्ट के लिए रीजंस ये है, सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन, हाई रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए अपना हक के लिए जो फाइट करता है, दो तरह कर सकते हैं, वायलेंट एंड नॉन वायलेंट। राइट्स को जो प्रमोट नहीं करना है, कंट्रोल्ड में पीसफुल मैनर में अपना हक के लिए फाइट कर सकते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट पॉलिटिकल अनरेस्ट, इसमें भी देखिए आजकल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है। इसमें इतना सीट्स, इतना एमपी सीट्स है, हमारा 20 एमपी सीट्स है, 30 एमपी सीट्स है, उसमें हम लोग को इतना मिनिस्टर्स चाहिए, इतना पोर्टफोलियो चाहिए, ये पूछते। अगर उतना नहीं मिलता है, पॉलिटिकली अनरेस्ट। हमारा पार्टी जो है इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट में, हमको इतना पोर्टफोलियो चाहिए। अगर उतना पोर्टफोलियो नहीं मिलता है, तब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, तब एजिटेशन होता है, गवर्नमेंट से बाहर आता है, फिर गवर्नमेंट कोलैप्स होता है। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट। इकोनॉमिक अनरेस्ट, सर अभी तो सर पॉलिटिकल इंडिया में सर पॉलिटिकल अनरेस्ट ही चल रहा है ना सर? हाँ राइट, क्योंकि रीजनल पार्टीज अलायंस है बहुत सी पार्टी का ना। इस तरह बहुत सारा पार्टीज है। वेस्टर्न कंट्रीज में उस तरह नहीं, 2 पार्टीज रहता है, 2 पार्टीज। अमेरिका में देखो सिर्फ 2 पार्टीज रहता है, इसमें बहुत सारा पार्टीज है, इसलिए पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अपना जो है ना फुलफिल नहीं होता है, तब जो है अनरेस्ट में आता है। सर अदर कंट्री में सर 2 ही पार्टी क्यों होती है सर? इंडिया में इतना सारा, कोई इसका रीजन है क्या? कि या कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई राइट है कि इतना पार्टी होगा इंडिया में? हाँ यही है। हम लोग जो है ना, क्या है, इंडियन पिनल कोड आपको जानते हैं, आईपीसी। अगर आईपीसी के अच्छा तरह से लागू करता है, तब जो है पूरा सिस्टम अच्छा रहता है। उसमें क्या है, और जिनको कोर्ट जो है, कोर्ट में जो गलती करता है उनको पनिशमेंट देना है। गलती जो किया है प्रूफ करने के लिए जो टाइम दिया गया है, उसको हम क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, जो नहीं करता है, गलत नहीं करता है, उनको पनिश नहीं करना, जो गलती करता है उनको पनिश करना है। उसको प्रूफ करने के लिए जो टाइम दिया गया है, उसको जो है हम लोग मिसयूज कर रहा है। समझ रहे हैं ना? जी जी। जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्रीडम दिया गया है, उसको हम लोग मिसयूज कर रहा है, उससे प्रॉब्लम है। जी सर। पैसा दे करके टाइम बढ़वा लेता है सर सुनवाई का। सुनवाई का तारीख किस मकसद के लिए जो प्रोविजन दिया गया है, उस मकसद के लिए हम लोग नहीं कर रहा है। उसको
जो मिसयूज कर रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है उसको मिसयूज करते हुए इस तरह जो है बर्बाद कर रहा है। ओके, पॉलिटिकल अनरेस्ट हम एजुकेशन में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जो स्टूडेंट अनरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। पॉलिटिकल अनरेस्ट इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है डिस्कस करने के लिए। अगर देखा जाए देश के सिनारियो देखते हुए अगर डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट में अगर देखा जाए तो फिर जो है ना गवर्नमेंट कंट्री में इस तरह है, मगर स्टूडेंट्स अनरेस्ट में पॉलिटिकल अनरेस्ट ज्यादा स्कोप नहीं है। इसमें स्टूडेंट यूनियन हो सकता है, स्टूडेंट्स यूनियन में बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन भी है, इसमें एबीवीपी है, एसएफआई, एआईएसएफ, ये भी बहुत सारा, ये उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना सर? कुछ बोलना हमको। हाँ, नेक्स्ट इकोनॉमिक अनरेस्ट क्या है? हम लोग डिस्कस किए ना, जब एलपीजी जब डिस्कस करते वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वर्सनिक इकोनॉमिक कंडीशंस आता है। वर्सनिक इकोनॉमिक कंडीशंस में आपका जो इनकम कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तब जो है वर्सनिक इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कोलैप्स कहा जाता है। सर साकिब कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है। हाँ साकिब बोलिए। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल का प्रभाव, जैसे कि बच्चा कोई अभी जॉब का तैयारी कर रहा है और सरकार बदल जाती है, ठीक है, तो जॉब उसको जा करके 5 साल बाद मिलता है या फिर अगला 5 वर्षीय में जाके मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ ना जॉब के लिए। कोई प्रिपेयर कर रहा है, सरकार बदल जाती है, ये लगा दिया जाता है वैकेंसी पे, जॉब का वैकेंसी जो आती है। साकिब जमाल, थोड़ा सा आपका वॉइस में ब्रेक आया था, फिर रिपीट कीजिए एक बार। सर मैं ये बोल रहा हूँ पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में बता रहे थे आप। उसमें कोई बच्चा अगर किसी जॉब के लिए ट्राई करता है और सरकार अचानक से बदल जाती है और उसको जॉब जो निकला हुआ था वैकेंसी वो इससे लगा दिया जाता है, तो कहीं पॉलिटिकल अनरेस्ट ये भी तो हो सकता है सर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ देखिए, मैं आपका जो क्लैरिफाई करने के लिए, आप डाउट का क्लैरिफाई करने के मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ आंध्रा में एक टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें मेरा क्लासमेट को फर्स्ट रैंक आया था टीचर रिक्रूटमेंट में। फिर गवर्नमेंट बदल गया है, बदलने के बाद उसमें पेपर लीक होया बोल के फिर नोटिफिकेशन कैंसिल करके फिर दोबारा कंडक्ट किया गवर्नमेंट जो है, अपना लोगों को पहले पेपर लीक कर अपना लोगों को रिक्रूट किया, उसमें जॉब ही नहीं आया। पहला मर्तबा मेरा दोस्त को जॉब मिला, वो जेन्यून कैंडिडेट है, इंटेलिजेंट है, तब तो गवर्नमेंट बदल गया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया, पहला नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, दोबारा सिलेक्शन में अपना लोगों से भर्ती किया गया है, तब जो है क्वालिटी वाला चले गए। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अगर अपना आदमी रहता है, देखिए यूनिवर्सिटीज में यही चलता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पूरा एम्प्लॉयमेंट जो है अपना लोगों को फिल कर देता है, बांट लेता है, जितना पोस्ट सैंक्शन होता है उतना बांट ले लेता है। गवर्नमेंट बताता है, अपोजिट गवर्नमेंट से क्वेश्चन ना आने के लिए क्या कर लेता है, उन लोगों को कुछ सीट्स दे देता है, वो चुप रहता है। समझ रहे हैं ना? हेलो साकिब जमाल। जी सर समझ रहे सर। फिर इकोनॉमिक अनरेस्ट जो है ना, इकोनॉमिक जो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, इनकम कम हो गया है, तब भी प्रॉब्लम्स आता है इकोनॉमिक अनरेस्ट। इकोनॉमिक अनरेस्ट में भी हम लोग डिस्कस किए ना, इसमें इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में इकोनॉमिक अनरेस्ट, आपके पास पैसा नहीं है, आप खरीद नहीं कर सकते हैं। जिनके पास परचेजिंग कैपेसिटीज है, अगर मार्केट में नया मोबाइल आया है और नया मोबाइल को आप खरीद कर सकते हैं, आपको जो है ना परचेजिंग कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए, आपको पॉकेट में पैसा होना चाहिए।
जब तक पॉकेट में पैसा रहता है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसा माइंड पे चले जाएंगे ना, ग्रीडी कहते हैं, तो प्रॉब्लम है। पैसा जब तक पॉकेट में रहता है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, पैसा जब माइंड पे चले जाएंगे ना प्रॉब्लम है। जी सर पैसा हाँ? माइंड पे जाएगा। पैसा कमाना 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 माइंड पे चले जाएगा तब प्रॉब्लम है। पैसे की भूख हो। हाँ, ये वर्सनिंग इकोनॉमिक, जब देखिए एक्सपेंडिचर हमेशा कम रहना है, आपका इनकम ज्यादा रहना है। एक्सपेंडिचर वो 1919 में हो गए ना, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब प्रॉब्लम हो गया तब जो है पूरा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, एलपीजी लागू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इकोनॉमिक कोलैप्स। ओके, ये यहाँ तक हम डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में उसका रेमेडीज कैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज, जनरल मेजर्स टू बी टेकन इन मिनिमाइज और रिमूव स्टूडेंट्स अनरेस्ट, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स एंड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स का अनरेस्ट, स्टूडेंट्स का डिससैटिस्फैक्शन को कैसा दूर कर सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का, टीचर्स का, पेरेंट्स का क्या रोल है, वो कल डिस्कस करेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वेडनेसडे। नेक्स्ट फ्राइडे नहीं रहेगा, फ्राइडे आपको फ्री कर देंगे। नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ अनरेस्ट, कॉजेस ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स डिस्कस किए। नेक्स्ट कैसा जो है इसको दूर कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स, रेमेडीज टू मिनिमाइज द स्टूडेंट्स अनरेस्ट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, पेरेंट्स का रोल क्या है। इसके बाद रोल ऑफ मास मीडिया इन रिमूविंग स्टूडेंट्स अनरेस्ट, मास मीडिया का रोल क्या है, ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, 2 क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। जी सर। ओके सर, थैंक यू। Okay, I'll stop here. आप क्विट कर सकते हैं, थैंक यू सर। मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।